So in today's lecture, we'll study the Hertz dipole, which is also known as ideal dipole, infinitesimal dipole, or short dipole. So the basic configuration of dipole is shown here. Its length is very small compared to the operating frequency. So L is less than lambda. So the relevant section in your book is section 13.2. अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि अगर आपने लसे टाइम वेरिंग सोर्सेज हैं आपके पास, हमने कहा था रेडिएशन के जो सोर्स है जो है वो टाइम वेरिंग करंट्स हैं जो है या एसी करंट्स हैं। तो अगर आपके पास लसे सम टाइम वेरिंग करंट मौजूद है जे जो है, और लसे आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं, तो एक तरीका ये था कि डायरेक्ट सोल्यूशन यानी मैक्सवेल इक्वेशन को यूज करना। लेकिन हमने कहा कि ये सोल्यूशन जो है इज अ डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन यानी जो है जो इन्वॉल्व होती है, जो वेक्टर इंटीग्रेशन है वो डिफिकल्ट थी। उसके बजाय आपने कहा कि टू स्टेप प्रोसेस ये है कि वो ज़्यादा इजी है कि आप करंट टाइम वेरिंग करंट जो जे है जो उससे आप मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए फाइंड कर लें सबसे पहले जो स्टेप 1 में जो, और सेकंड स्टेप में जब ए पता लग जाए मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल जो उसकी मदद उसके बाद जो है ए से आप जो है आप एच निकालते हैं जो है, और ई जो है फिर आप निकाल सकते हैं यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन। तो ये अप्रोच जो है मच इजियर है जो है अगर ये डायरेक्ट अप्रोच के बजाय। अच्छा, तो फिर हमने एक रिटार्डेड पोटेंशियल डिफाइन किया था जो है, जो कि बेसिकली जो है ए जो है अगर आप हमने मैग्नेटोस्टैटिक पोटेंशियल से स्टार्ट हुए थे जो है, और उसमें कहा था कि अगर आपके पास एक स्टैटिक करंट है जो है उसकी वजह से एक मैग्नेटिक पोटेंशियल ए जो है डिफाइन किया जा सकता है। लेकिन इन केस ऑफ टाइम वेरिंग करंट जो है की का जो डिफरेंस होता है जो स्टैटिक या टीसी करंट और जो आपके पास टाइम वेरिंग करंट में जो है, कि अगर आपके पास यहाँ पे करंट चेंज हो रहा है टाइम के साथ जो है, तो उसकी जो इफेक्ट होगा यानी कॉज एंड इफेक्ट को अगर हम रिलेट करें जो है, तो अगर करंट यहाँ पे चेंज हो रहा है जो है तो उसका इफेक्ट इंस्टेंटेनियसली इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे ट्रांसलेट नहीं होगा, बल्कि कुछ फाइनाइट टाइम लगेगा। उस फाइनाइट टाइम या डिले जो आएगा जो है उसकी मदद से हमने फिर एक पोटेंशियल डिफाइन किया था कि रिटार्डेड पोटेंशियल है जो है या डिलेड पोटेंशियल है एक तरह का जो कि जो भी टाइम जो भी करंट चेंज है जो है कुछ देर के बाद यहाँ पे पहुंचती है। उसका जो फार्मूला था फिर जो है हमने ये था जो है कि आपका अगर वेक्टर पोटेंशियल गिवन हो जो है तो सिंपली आप म्यू बाई 4 पाई से ये एक स्केलर है जो है, और वॉल्यूम इंटीग्रल जो भी आपके पास करंट है जो है वो डिपेंड करेगा कि आपके पास कि करंट की फॉर्म क्या जो है। अगर आपके पास एक 3D करंट है स्फीयर है जो है या एक सिलेंडर है जो है, तो फिर आप इसलिए आप वॉल्यूम इंटीग्रल यूज करेंगे। अगर आपके पास एक सरफेस है तो आप फिर सरफेस इंटीग्रल, और अगर जैसे अगर एक लाइन है सिंपल तो आप लाइन इंटीग्रल यूज करेंगे। और उसका जो कर्नल है इसमें जो एक्सपोनेंशियल माइनस जे बीटा आर से मल्टीप्लाई करके और आर से डिवाइड करना है। जो आपने यहाँ पे जो आर है जो है वो डिस्टेंस है फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है, ये डिस्टेंस है। ये अगर आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जो, और ये आपका सोर्स पॉइंट है जो, तो ये जो डिस्टेंस है आर जो है, ये भी आर डिस्टेंस जो है रिलेटेड है आर आर डिस्टेंस जो है जो कि ओरिजिन से आपके पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस है, और आर डैश जो है जो कि ओरिजिन से सोर्स पॉइंट का डिस्टेंस है। तो आर जन कैपिटल आर जो है आर माइनस आर डैश है। सिंपल आप जो है वेक्टर वेक्टर जो है हेड टू टेल रूल से जो है ये फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज नोट करने की है कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमने वो आपके पास हमने रखे हुए हैं जो अनप्राइम कोऑर्डिनेट है आर, वो ए के लिए यूज कर रहे हैं या ऑब्जर्वेशन पॉइंट के लिए यूज कर रहे हैं, जहाँ पे आपने एक्चुअल जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। और आर डैश कोऑर्डिनेट जो है जैसे आप पिछले कोर्स EMFT में देखते रहे हैं जो, वो आपके लिए सोर्स पॉइंट के लिए होते हैं हम रखते हैं। और जो इंटीग्रेशन जो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रही है जो वो भी जो है इस वॉल्यूम पे इंटीग्रेट होता है, हम सोर्स पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, तभी यहाँ पे डीवी डैश यूज किया गया। अच्छा, तो स्टेप्स जो होते हैं हम 3 स्टेप यूज करते हैं जो है अगर आपने रेडिएशन प्रॉब्लम लेस से फाइंड करने हैं जो है। तो सबसे पहले आपको करंट डेंसिटी जो है अगर आपको पता है जो है, सबसे पहले आप वेक्टर पोटेंशियल ए फाइंड करते हैं यूजिंग दिस फार्मूला जो। वंस आपको ए फाइंड हो जाता है जो है,
तो जो फंडामेंटल डेफिनेशन जो ए है जो है वो आपके पास बी से रिलेटेड है यूजिंग, यानी कर्ल ऑफ ए जो है बी के इक्वल होता है। ये फंडामेंटल डेफिनेशन है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल की। इसकी मदद से फिर आप जो है बी इज इक्वल टू म्यू एच होता है जो है, तो आप मैग्नेटिक फील्ड एच निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमने पहले स्टेप में ए फाइंड किया, यानी करंट पता थी आपसे, उससे ए फाइंड कर लिया। जब ए फाइंड हो जाएगा जो है तो हम उसका कर्ल लेके जो है उसको म्यू से डिवाइड करके आपके पास मैग्नेटिक फील्ड एच आ जाएगा। तो ये आपके पास एक फील्ड आ गया जो है एट दी ऑब्जर्वेशन पॉइंट। उसके बाद जो है अगर सेकंड फील्ड फाइंड करना है जो ई फील्ड जो है, तो वो आप क्या करते हैं जो मैक्सवेल इक्वेशन से फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर आपके पास एक फील्ड गिवन हो जाए तो सेकंड फील्ड सिंपली मैक्सवेल इक्वेशन से फाइंड किया जा सकता है। तो वहां से हमें एच पता होगा जो है, तो हम इस मैक्सवेल इक्वेशन से ई फाइंड कर लेंगे। आज जो है बेसिकली जो है हम इसी अप्रोच से जो है इनफाइनाइटेसिमल डाइपोल को देखने लगे हैं। जो है इनफाइनाइटेसिमल डाइपोल को जो है इसको डिफरेंट नेम से देखा जाता है, इसको शार्ट डाइपोल भी कहा जाता है, जो है आइडियल डाइपोल भी हम कहते हैं, जो है हार्ट्स डाइपोल कहते हैं, और ऑब्वियसली इनफाइनाइटेसिमल डाइपोल भी कहते हैं। की जो कैरेक्टरिस्टिक है इसकी जो है वो ये है कि आपके पास इसकी लेंथ जो है इज लेस देन लैम्डा जो है। टिपिकली अगर आपने क्वांटिफाई करना है तो एल हम कह सकते हैं लेस देन लैम्डा बाई 50 है, यानी जिस बहुत स्मॉल है जो है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा जो। और उसका यानी इसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि इस पे जो करंट होती है बेसिकली जो है वो कांस्टेंट करंट होती है। तो लेट्स से एक आपके पास स्मॉल शार्ट डाइपोल जो है ओरिएंटेड है यहाँ पे जो है हार्ट डाइपोल जो है जी डायरेक्शन में जो है, उसमें से कोई करंट आई फ्लो कर रहा है लेट्स से जो, और उसकी लेंथ एल है जो है, उसका डाइपोल मोमेंट जो है आई टाइम एल हम डिफाइन कर सकते हैं। इनफाइनाइटेसिमल डाइपोल या शार्ट डाइपोल जो है ये जो है फाउंडेशन है मैनी प्रैक्टिकल वायर एंटीनास की। तो वंस हम इसके रेडिएशन पैटर्न निकाल लेते हैं लेट्स से जो है, तो अगर आपने लेट्स से हाफ वेव डाइपोल का एंटीना का निकालना है तो उसको आप ट्रीट कर सकते हैं सुपरपोजिशन के तौर पे कि वो बहुत सारे स्मॉल इनफाइनाइटेसिमल डाइपोल जो हैं वो आप एज इफ जो है वो जी एक्सिस पे ओरिएंटेड है जो है, और उनको आप सम अप कर लेते हैं या इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो उससे आपको किसी और लेंथ के जो डाइपोल है लेट्स से हाफ वेव डाइपोल जो है, तो उसका रेडिएशन पैटर्न जो है वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये फंडामेंटल जो है इसकी इंपॉर्टेंस है इनफिनिटेसिमल डाइपोल की। अच्छा, आज के लेक्चर में जो है जो मैथमेटिकल डिटेल है जो है वो मैं स्किप कर रहा हूँ, जो है वो जो है उस जो डेरिवेशन है जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज मैं ये चाह रहा हूँ कि जो है आप जो कॉन्सेप्ट है उन पे फोकस करें जो है, यानी बेसिकली हमने ये 3 स्टेप फॉलो करने थे कि आपको करंट जब पता है जो है, करंट हम इस केस में जैसे आई हमें जो है फ्लो कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि कांस्टेंट है जो, तो वंस करंट पता होगी जो है तो आप ये 3 स्टेप करेंगे जो है कि आप सबसे पहले इंटीग्रेट करके ए निकालेंगे जो है, उसके बाद उसका कर्ल लेके ए का और ब्लू से डिवाइड करके एच निकालेंगे, और फाइनली जो है जब एच फाइंड हो जाएगा तो उसका कर्ल लेके और जे ओमेगा एप्सिलॉन से डिवाइड करके ये निकालेंगे। ये जो मैथमेटिकल स्टेप है जो है ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जो आज जो है रिजल्ट जो है उस पर फोकस कर रहे हैं हम जो। तो अगर ये तीनों स्टेप आप करें जो है तो आपके पास जो है जो रिजल्ट आते हैं जो है आपके पास वो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है इनफिनिटेसिमल डाइपोल का जो है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स जो है वो यहाँ पे जो है लिखे हुए हैं जो है। तो आपके पास बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के इन जनरल 6 कंपोनेंट होते हैं, लेकिन इस केस में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के ई आर और ई थीटा कंपोनेंट है, सिर्फ ई फाई 0 होता है जो, और मैग्नेटिक फील्ड का जो है सिर्फ एच फाई कंपोनेंट है जो है, और जो एच थीटा और एच आर कंपोनेंट है वो 0 आ जाएंगे। ये डेरिवेशन हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अच्छा, next जो है अगर आपके पास जो है ये जो सोल्यूशन एग्जैक्ट सोल्यूशन वैलिड है फॉर एनी आर फ्रॉम दी एंटीना, तो हम कह रहे थे कि ये लेट्स से एंटीना जो है और लेट्स से कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जो है, लेट्स से ये पॉइंट पी है जो है, तो यहाँ पे कोई अगर डिस्टेंस जो है लेट्स से हम कहते हैं कि ये डिस्टेंस जो है आर डिस्टेंस है फ्रॉम लेट्स से डाइपोल हार्ट डाइपोल से जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे जो है, तो हमारे पास जो है ये जो एक्सप्रेशंस हैं तीनों एक्सप्रेशन जो है ये वैलिड है फॉर एनी वैल्यू ऑफ आर जो है। लेकिन यूजुअली हम क्या होता है कि प्रैक्टिकल सिचुएशन में जो है
लेट्स से आपके पास लेट्स से मोबाइल फोन टावर है जैसे, तो और लेट्स से आपके पास एक मोबाइल फोन है जो है, तो हम यानी ओरिएंटेड होते हैं, यानी जो लोकेटेड होते हैं, जो यूजर लोकेटेड होता है जो है, काफी दूर होता है जो है आपके पास, यानी इस केस में लेट्स से टावर की एग्जांपल में टावर से काफी दूर है जो है। इस तरह सैटेलाइट कम्युनिकेशन की एग्जांपल लेट्स से देख लें, उसमें टिपिकली जो है यानी जो सैटेलाइट से कम्युनिकेशन हो रही है और जहाँ पे रिसेप्शन हो रही है जो है, तो वहाँ पे काफी आर जो है आप कह सकते हैं ग्रेटर ग्रेटर देन लैम्डा जो है। सो उस केस में जो है अंडर द अजम्पशन दैट के हम काफी दूर एंटीना से जो है, ठीक है, यानी उस अजम्पशन में जो है उसको हम कहते हैं टेक्निकली फार फील्ड में एंटीना से जो, तो उसको हम अज्यूम कर सकते हैं मैथमेटिकली कि आर अप्रोचेस इन्फिनिटी के तौर पे जो है, ठीक है। तो उसमें क्या कर सकते हैं हम जो है कि ये जो टर्म है जो है 1/r² की टर्म और 1/r³ की टर्म जो है वो हम इग्नोर कर सकते हैं जो है, क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा फास्ट जो है, लेट्स से अगर आप 100 मीटर दूर एंटीना से जो है, तो 100 मीटर का मतलब है कि 100 का स्क्वायर ये कितना बन जाएगा 10,000, और 100 का क्यूब का मतलब है 10⁻⁶ जो है। तो ये बहुत स्मॉल नंबर टर्म बनेगी जो है। लेकिन ये जो 1/100 जो है लेट्स से जो है उसको आप रख लें जो, 1/r² और 1/r³ टर्म और 1/r² टर्म जो है वो हम इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पे। तो सिर्फ हम 1/r वेरिएशन रख रहे हैं जो है, बाकी जो है 1/r², 1/r³ जो है अंडर द असम्पशन कि हम फार फील्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं जो, तो वो जो है हम इग्नोर कर रहे हैं जो है। अच्छा उसमें हो क्या रहा है जो है, तो अगर आप गौर करें जो है कि ये जो टर्म है जो है, ये तो आपके पास 0 होगी है जो है, क्योंकि ये 1/r², 1/r³ टर्म थी इसमें सिर्फ आपके पास जो है ई थीटा टर्म रह गया जो है उसमें, क्योंकि वन एक आर की टर्म थी जो है, r² और r³ खत्म हो गए। और सिमिलरली जो है ये दोनों आपके पास जो है एलिमिनेट हो जाएंगे। और इस तरह H5 में जो है ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगी और ये टर्म रह जाएगी। तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट है जो है फार फील्ड में जो है आपके पास सिर्फ एक थीटा कंपोनेंट है जो है और एक फाई कंपोनेंट है। और अगर आप यानी इंट्यूटिवली सोचें जो है, तो आपके पास अगर एक मैग्नेटिक डायपोल था जो है जी ओरिएंटेड था, हम कह रहे थे कि वो जी में ओरिएंटेड है, जैसे उस जी में जो है, तो आपके पास जैसे अगर हम 3D कोऑर्डिनेट्स में देखें जो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपके पास जो है पॉजिटिव चार्जेस से नेगेटिव चार्जेस में होना चाहिए जो है। तो मोस्ट लाइकली जब फार फील्ड में आएंगे तो उसका सिर्फ थीटा कंपोनेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, और फाइव कंपोनेंट जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके अराउंड सर्कुलेट करना चाहिए जो है, इसके अराउंड जो है, तो उसका सिर्फ फाइव कंपोनेंट होना चाहिए, तो उसकी कुछ सेंस यानी बनती है जो है। तो इन जनरल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का थीटा कंपोनेंट और फाइव कंपोनेंट होते हैं जो आपके पास। अच्छा ये फार फील्ड की अब हम बात करें जो है, जो कि प्रैक्टिकल सिनेरियो होता है ज्यादातर। अच्छा इसमें कुछ और ऑब्जर्वेशन है वो हम देख सकते हैं जो, अच्छा पहली ऑब्जर्वेशन देखें कि ये अब फार फील्ड की बात करें कि ये सारी ऑब्जर्वेशन फार फील्ड में वैलिड है। अच्छा पहली ऑब्जर्वेशन देखें कि अगर ई थीटा और एच फाई को कंपेयर करेंगे, दोनों की मैथमेटिकल फॉर्म एग्जैक्टली इक्वल है। सिर्फ जो है ये ईटा जो है या इंट्रिंसिक इम्पीडेंस जो है उसका डिफरेंस है जो है। तो यहाँ से आप इनको कंपेयर करें तो आप सिंपली पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि ई थीटा इज इक्वल टू ईटा टाइम एच फाई जो है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है इसका मतलब है कि फार फील्ड में प्लेन वेव जो हम कंसिडर करते रहे हैं जो है चैप्टर 10 में जो है वो एग्जाम्पशन जो है वैलिड है। तो यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक कंपोनेंट पता है जो है ई थीटा पता है और आपसे कहा जाए कि एच फाई निकाल दें, सिंपली आप ईटा से डिवाइड करते हैं। और अदर वे भी अराउंड हो सकता है कि अगर लेट्स से एच फाई पता है और आपसे ई थीटा फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आप सिंपल ईटा से मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो है इसका मतलब है कि आपके पास हम प्लेन वेव जो है अजम्पशन जो है यहाँ पे वैलिड है जो है। इन जनरल अगर आपको याद हो कि इधर से भी देखा जा सकता है जो है ये ई थीटा और ये एच फाई जो है ये कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है जो है। ये देखिए ईटा से सिंपली रिलेटेड नहीं है क्योंकि ये 1/r² है 1/r³ है जो है। तो लेकिन फार फील्ड में जो है हम जो है ये अजम्पशन जो है हम कह रहे हैं कि वैलिड है जो है कि आपके पास प्लेन वेव होगी जो। अच्छा उसके अलावा जो है सेकंड ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर दोनों में देखें जे की टर्म आ रही है जो है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि दोनों ई थीटा और एच फाई इन फेज हैं जो है आपके पास। और थर्ड ऑब्जर्वेशन ये है कि ई थीटा और एच फाई परपेंडिकुलर हैं जो है एक दूसरे के। ये कैसे परपेंडिकुलर है वैसे भाई द सर थीटा और फाई कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है।
हाँ सिंपल जो है, क्योंकि थीटा और फाई कंपोनेंट परपेंडिकुलर होते हैं जो है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में जो है। अच्छा, उसके अलावा जो है सिर्फ थीटा और फाई कंपोनेंट है जो है, कोई रेडियल कंपोनेंट नहीं है कोई, यानी ई आर नहीं कोई एग्जिस्ट करता और एच एच आर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। रेडियल कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ थीटा और फाई कंपोनेंट है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ थीटा कंपोनेंट है और मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ फाई कंपोनेंट है। अच्छा, एक और ऑब्जर्वेशन देखें कि ई थीटा और एच फाई जो है उसमें ये देखें एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे बीटा आर टर्म है जो, ये टर्म क्या बता रही है जो है आपको जो है, अगर आपको याद हो किस तरह की टर्म हम पहले भी इनका एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे बीटा जी होता था, तो हम कहते थे कि वेव ट्रेवल कर रही है प्लस जी डायरेक्शन में। तो इस केस में जो है हम ये एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे बीटा आर ये बता रहा है कि वेव जो प्रोपोगेट कर रही है जो है, या ये फील्ड जो है मूव कर रहे हैं जो है अवे फ्रॉम एंटीना, ये आर डायरेक्शन में मूव कर रहा है अवे फ्रॉम एंटीना। अच्छा, तो अगर ये अजम्पशन हम इनको देखें जो है कि एक तो ये है कि ई थीटा और एच फाई आपस में परपेंडिकुलर हैं जो है, और वो इसके अलावा जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो आर डायरेक्शन में थी। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि जो एंटीना से वेव जाती है वो टीईएम स्फेरिकल वेव है आपके पास, यानी वो आर डायरेक्शन में जो है ट्रेवल करती है जो है, और उसमें कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कोई आर कंपोनेंट नहीं होता जो है, और इसको हम कह सकते हैं ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है जो है इन फार फील्ड जो है ऑब्वियसली। तो ये ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्फेरिकल वेव की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, इसकी मजीद अगर हम अंडरस्टैंडिंग लेना चाहें जो है, तो लेट्स से एंटीना से एक खास डिस्टेंस, लेट्स से अज्यूम करें कि लेट्स से आपके पास डाइपोल एंटीना है जो है, लेट्स से ये डाइपोल एंटीना जो है, और उसके से एक कांस्टेंट डिस्टेंस, लेट्स से हम कहते हैं कि वो कांस्टेंट डिस्टेंस आर है जो है, उस पे लेट्स से हम ऑब्जर्व करते हैं जो है ना, लेट्स से एक यूजर जो है यहाँ पे, एक ऑब्जर्वर है यहाँ पे, और डिस्टेंस कांस्टेंट है, एक लेट्स से हम एक सर्कल पे एग्जिस्ट करते हैं, तो एक कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द एंटीना अगर हम बात कर रहे हैं जो है, तो आर लेट्स से अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं जो है इसमें जो है, तो ये टर्म जो है आपके पास कोई नंबर आ जाएगा जो है, कोई स्केलर नंबर जो है। अच्छा, और फिर उसके बाद हम उसको लेट्स से नॉर्मलाइज कर लेते हैं जो है उसको जो है, ये जो टर्म है जो है, ये बस एक सिंपल स्केलर है जो है, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है जो है, क्योंकि एक्चुअल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई है जो है, ठीक है, क्योंकि एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस आर पे है, तो हमने वैसे जो फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा एंड फाई था, लेकिन हमने आर को फिक्स कर लिया जो, उसका फायदा ये हुआ कि अब हम सिर्फ फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई की बात कर रहे हैं। और ये जो है स्केलर जो है उसको हम लेट्स से इसको इससे डिवाइड कर देते हैं इसको, तो हमारे पास नॉर्मलाइज फील्ड जो है वो बेसिकली जो है वो साइन थीटा जो है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड भी साइन थीटा है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम इस पे कंसंट्रेट करते हैं कि साइन थीटा जो है। अच्छा, इसको अगर हम प्लॉट करें जो है साइन थीटा को लेट्स से वर्टिकल प्लेन में जो है, ठीक है, या इसको हम फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट प्लेन कह सकते हैं या एलिवेशन प्लेन कह सकते हैं। अच्छा, तो लेट्स से इसमें थीटा इज इक्वल टू, थीटा अगर आपको याद हो तो थीटा जो है जी एक्सिस से हम जो है वो स्टार्ट होता था, ये थीटा इज इक्वल टू 0 यहाँ पे था, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री जो है आपके पास जो है इस जगह पे होता था। तो अगर इसमें थीटा 0 पुट करें लेट्स से इस एक्सप्रेशन में जो, तो वहाँ पे 0 आ रहा है जो है, और थीटा जब लेट्स से प्लस माइनस 90 लेट्स से सब्स्टिट्यूट करें तो प्लस 90 पे 1 है जो है, और ऑब्वियसली जो है हम इसके मैग्नीट्यूड को बेसिकली जो है प्लॉट कर रहे हैं, और लेट्स से और माइनस 90 जब पुट करेंगे जो है तो यहाँ पे कहीं आ जाएंगे जो है इस पे जो। तो इन इन बिटवीन जो है आपके पास ये फिगर बन रही है काइंड ऑफ जो है, इसको आप कह सकते हैं फिगर ऑफ 8 कह सकते हैं जो। तो अगर आपके पास ये डाइपोल एंटीना था जो है, हर्ट्ज डाइपोल जो है अलोंग जी एक्सिस जो है, तो उसके अलोंग जो है एक फिगर ऑफ 8 बन रही है जो है आपके पास जो है वर्टिकल प्लेन में जो। अच्छा, और ये अजम्पशन हमने अजम्पशन कर रहे हैं कि आर हमने फिक्स रखा हुआ है जो। अच्छा, तो इसी को जो है इसको हम जो है रेडिएशन पैटर्न कहते हैं जो है, कि एंटीना से जो है का जो रेडिएट हो रहा है जो है, अगर एज ए फंक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट हम प्लॉट करें जो है, किस रेडिएशन किस डायरेक्शन में हो रही है जो है, ज्यादा हो रही है, और किस डायरेक्शन में कम हो रही है। और इसको अगर हमने डीबी स्केल में प्लॉट करना है जो है, तो ऑब्वियसली वो भी कर सकते हैं हम जो है, इसका 20 log ले लें अगर जो है इसी का जो है साइन थीटा का।
अच्छा, तो डीबी स्केल में अगर जो है हम इसको प्लॉट कर रहे हैं जो है, तो ये जो नंबर अगर 1 था जो है, लेट्स से जो है, क्योंकि जैसे साइन 90 जो है वो आपके पास कितना होता है, 1 होता है जो, तो डीबी स्केल में जो है यही नंबर जो है यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और यानी अब बेसिकली क्योंकि हम नॉर्मलाइज प्लॉट कर रहे हैं जो है, इसलिए जो है डीबी स्केल में 0 है, और जो मैग्नीट्यूड स्केल में 1 है जो है, और बाकी नंबर जो है 1 से कम है जो है, और इस केस में 0 से कम है। लेकिन ओवरऑल शेप वही है जो है आपके पास जो है फिगर ऑफ 8 ही है जो। और एक और चीज ऑब्जर्व करें यहाँ पे जो है कि जो मैक्सिमम रेडिएशन है जो है आपके पास जो है, वो आपके पास जो है परपेंडिकुलर है टू चार्ज ऑसिलेशन डायरेक्शन जो है। अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो जो है, हमने कहा था कि जो अगर ऑसिलेटिंग चार्ज एक एनालॉजी ली थी हमने, कि हमने कहा था कि अगर एक प्लस चार्ज हो और एक माइनस चार्ज हो और जो है वो ऑसिलेट कर रहा हो जो है, उसमें हमने कहा था कि जो जो डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन है जो है, जो जी डायरेक्शन इस केस में जो मैक्सिमम रेडिएशन होती है जो है, वो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ यानी चार्ज ऑसिलेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। तो सेम चीज जो है यहाँ पे अगेन जो है रीइंफोर्स हो रही है जो है कि आपके पास जो है मैक्सिमम जो रेडिएशन है जो है, जो आपके पास चार्ज ऑसिलेशन की डायरेक्शन है जो है, या क्योंकि टाइम वेरिइंग करंट है जो, तो चार्ज ऑसिलेट कर रहे होंगे, तो आपके पास उसके परपेंडिकुलर है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं जो है ये रेडिएशन पैटर्न जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में कैसा होगा जो है, तो बता सकते हैं जो? या एजीमुथ में या एक्स वाई प्लेन में कैसा होगा? इसको विजुलाइज करने की कोशिश करें। हॉरिजॉन्टल प्लेन में कैसा एक्सपेक्ट करते हैं आप जो है? इसको प्लॉट करना है बेसिकली, इसी को जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। हॉरिजॉन्टल प्लेन में थीटा की वैल्यू भी बता सकते हैं क्या होगी जो है? कौन से थीटा की वैल्यू आपके पास होती है तो हम कहते हैं अच्छा हॉरिजॉन्टल प्लेन आ गया। ये रिकॉल करें कि थीटा जो है आपके पास जी एक्स से शुरू होता था जो, तो थीटा की क्या वैल्यू होगी कि आप हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ जाएं? आपके पास वैल्यू जो है आपके पास 90 होनी चाहिए जो है, ठीक है, तब आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में होंगे। अच्छा, या एक्स वाई प्लेन कह रहे हैं उसको हम, यानी एजीमथ प्लेन भी, यानी इंटरचेंजेबली हम जो यूज कर रहे हैं ये नंबर जो है, एक्स वाई प्लेन जो कह रहे हैं उससे एजीमथ प्लेन कह रहे हैं जो है, या हॉरिजॉन्टल प्लेन कह रहे हैं। अच्छा, उसमें रेडिएशन, अच्छा ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि थीटा 90 को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन कह रहे हैं। अब रेडिएशन पैटर्न फिर किस तरह का होगा आपके पास? उस पूरी पूरी प्लेन में थीटा की वैल्यू तो 90 है जो है, तो एक कांस्टेंट नंबर 1 ही नहीं आएगा हर तरफ जो है। फाइव फाइव की आप जो मर्जी वैल्यू ले लें जो है, ठीक है, आप फाइव की जो मर्जी वैल्यू ले लें जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो है, लेकिन थीटा की वैल्यू जो है चूंकि 90 है जो है, और ये चूंकि फंक्शन ऑफ सिर्फ थीटा है जो है आपके पास जो है, तो उसकी वैल्यू 1 नहीं रहेगी जो है। तो अगर इसको आप विजुलाइज करें और प्लॉट करें जो है, तो आप ये एक सर्कल बनना चाहिए जो है, तो लेट्स से ये आपके पास जो है एक्स है, और ये आपके पास लेट्स से ये वाई है जो है, तो ये एक्स वाई प्लेन है जो है, और फाई अगर आपको याद हो तो यहाँ से एक्स से स्टार्ट होता था फाई। तो लेकिन चूंकि ये फंक्शन ऑफ थीटा है जो है, ये फंक्शन जो है, और थीटा की वैल्यू 90 है जो है, तो ये 1 बनेगा, तो इसका मतलब है कि आपका एक यूनिटी सर्कल जो है रेडिएशन पैटर्न इस तरह का होगा। एवरी वैल्यू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ फाई जो है आपकी वैल्यू 1 नहीं रहेगी जो है, जो मर्जी है फाई की वैल्यू ले लें, तो फाई के से इंडिपेंडेंट है ये फंक्शन जो। तो इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो है ये एक सर्कल बन रहा है जो है, और पिछले जो आपके पास जो है जो वर्टिकल प्लेन थी या आपके पास एलिवेशन प्लेन थी जो है, उसको आप यानी अगर फाई थीटा की टर्म में देखें ना जो है, फाई थीटा की टर्म में क्या होगा, तो एलिवेशन प्लेन में थीटा की वैल्यू चेंज हो सकती है जो ये देखें, थीटा की वैल्यू यानी 0 से लेके जैसे 180 हो रही है, फाई की वैल्यू हमें कांस्टेंट रखनी है। जैसे फॉर आर्गुमेंट से एक से अगर मैं आपसे पूछूं कि वाई जी प्लेन में की बात करें, ठीक है, तो उसमें फाई की वैल्यू क्या होगी, वो ये कांस्टेंट क्या होगा जो है वाई जी प्लेन में जो,
90 डिग्री ऑब्वियसली जो है, क्योंकि फाई जो है आपके पास 0 x से स्टार्ट होता था ना y की तरफ जो है, ठीक है। तो आपके पास यानी y z की प्लेन की अगर मैं बात कर रहा हूँ जो है, तो फाई की वैल्यू 90 होनी चाहिए जो है। अगर तो एलिवेशन प्लेन में जहाँ मर्जी आप जाएं जो है, आपके पास जो है तो फाई की वैल्यू एक कांस्टेंट होगी, थीटा वेरी करेगा, और वो हम कह रहे हैं कि फिगर ऑफ 8 बन रही है जो, वेयर एज जो है आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो है आपके पास थीटा की वैल्यू जो है हमने कांस्टेंट रखी हुई है और फाई वेरी कर रहे हैं, और उसमें जो है हम कह रहे हैं कि फिर वो सर्कल बनता है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं जो है कि अगर हम कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो है एक अब 3D में हम विजुलाइज करना चाह रहे हैं इसी चीज को, रेडिएशन पैटर्न को जो है, रेडिएशन पैटर्न 3D में 3 डायमेंशन में जो है कैसे नजर आएगा जो है। तो हम कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में वो सर्कल है जो है, और जो वर्टिकल प्लेन में फिगर ऑफ 8 टाइप चीज है कोई। अच्छा, आप विजुलाइज करके मुझे ये बताएं, ये अगर आपको ये दो कट पता है जो है, हॉरिजॉन्टल कट है आपका सर्कल है, और वर्टिकल कट जो है आपके पास जो है यानी एक फिगर ऑफ 8 टाइप चीज है। 3D में किस तरह की आप एक्सपेक्ट करते हैं, किस तरह का रेडिएशन पैटर्न होना चाहिए? तो अगर आपके पास एक डोनट टाइप शेप जो है, आप उसको कह सकते हैं जो है, तो उसका देखें अगर मैं इसको कट करूं जो है, ये दो उसके ऑर्थोगोनल कट यहाँ पे दिखाए गए हैं, एक एलिवेशन प्लेन में, ये देखें अगर इसको मैं कट कट करूं इस डोनट को जो है, तो आपके पास ये फिगर ऑफ 8 बन रही है अगेन जो है, ठीक है, यहाँ पे जो, और जो अगर इस तरह कट किया जाए इसे जो है, जैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो है, फिर आपके पास ये सर्कल बन रहा है जो, ठीक है, आपके पास हॉरिजॉन्टल या अजीमुथ प्लेन में जो, तो आपके पास यानी ये जो 3D में जो है आप उसको कह सकते हैं एक जो है, इसको हम लेटर ऑन जो ओमनी डायरेक्शनल पैटर्न भी कहेंगे जो, तो लेकिन ये बेसिकली अगर शेप की बात करें तो एक काइंड ऑफ जो है डोनट शेप जो है आपके पास, इसको कह सकते हैं। इसके हमने दो ऑर्थोगोनल कट लिए हुए हैं बेसिकली, वर्टिकल कट और हॉरिजॉन्टल कट, और इन जनरल फिर रेडिएशन पैटर्न जो है इसका मतलब है कि 3 डायमेंशनल भी हो सकता है जो, और जो है 2 डायमेंशनल भी प्लॉट कर सकते हैं। 2 डायमेंशनल हम इसलिए प्लॉट करते हैं जो है कि 3 डायमेंशनल बाई हैंड प्लॉट करना मुश्किल है जो है। और एक और रीजन जो है ये 2D दो ऑर्थोगोनल कट लेने की ये भी है कि जब हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं एंटीना की, तो अगर आप हम क्या करते हैं, जैसे ये दो अगर लेट्स से ये कट मेजर करना था आपने, लेट्स से ये अजीमत कट मेजर करना है, तो हम थीटा की वैल्यू फिक्स करके जो है हम फाइव में पूरा सर्कल मूव करेंगे, तो हमने लेट्स से अगर 1 डिग्री का इंक्रीमेंट रखा हुआ है जो है, तो हम 360 वैल्यू मेजर करनी है हमने। इसी तरह लेट्स से अगर ये प्लेन कट मेजर करना है जो है, ये एलिवेशन प्लेन में जो है, तो हम क्या करेंगे, फाइव को फिक्स करके फाइव 90 कर लिया जो है हमने जो है, और थीटा की वैल्यू चेंज कर रहे हैं जो है, थीटा की वैल्यू लेट्स से अगर 1 डिग्री का इंक्रीमेंट है, तो अगेन जब हम 360 वैल्यू जो है हम प्लॉट करेंगे। अब अगर जो है आप कहेंगे 3 डायमेंशनल पैटर्न मैंने प्लॉट करना है जो है, उसका मतलब है कि आपने यानी ये यानी जो मेजरमेंट टाइम है जो है वो बहुत ज्यादा फिर आपका एक्सीड कर जाएगा। तो प्रैक्टिकली जो है इसीलिए जो है हम फिर जो है दो ऑर्थोगोनल कट मेजर करते हैं जो है, और फिर जो है इसी को अगर आप रोटेट कर लें जो है, आप विजुलाइज कर सकें जो है, इस फिगर ऑफ 8 को एज इफ हमने रोटेट कर दिया जो है 360 डिग्री जो है, तो आप यानी फिर विजुलाइज कर सकते हैं कि हाँ वाकई 3D रेडिएशन पैटर्न जो है आपके पास डोनट शेप टाइप शेप होगी। रेडिएशन पैटर्न फिर हम डिफाइन कर सकते हैं जो है, रेडिएशन एंटीना का रेडिएशन पैटर्न है क्या जो है, उसको रेडिएशन पैटर्न भी हम कहते हैं जो है, और सिंपल एंटीना का पैटर्न भी हम कहते हैं। बेसिकली इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेडिएशन प्रॉपर्टी ऑफ एंटीना एज अ फंक्शन ऑफ एंगुलर कोऑर्डिनेट, यानी एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम एंटीना जो है, बेसिकली जो है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को इस केस में जो है हमने एज ए फंक्शन ऑफ थीटा और फाई प्लॉट किया हुआ है, तो उसको जो है वो जो आपके पास ग्राफ आ रहा है जो है, उसको हम कह रहे हैं कि वो रेडिएशन पैटर्न है। और रेडिएशन पैटर्न जो है डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ थीटा और फाई वैल्यू पे, क्योंकि हम किसी फिक्स वैल्यू ऑफ आर की बात करेंगे। अगर हम आर चेंज भी कर लें जो है, जैसे R1 के बजाय R10 कर लें जो है, तो उसका रिलेटिव मैग्नीट्यूड चेंज होगा लेकिन शेप चेंज नहीं होगी ऑब्वियसली, क्योंकि अगेन जो है हम आर को फिक्स करेंगे जो है, R1 के बजाय लेट्स से 10 कर दिया, और फिर हम थीटा और फाई को वेरी करेंगे जो है, तो अगेन ऑब्वियसली वो साइन थीटा वेरिएशन ही है। तो रेडिएशन पैटर्न को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो ये आप ये कह सकते हैं कि आपने एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम एंटीना एज ए फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई जो है कोऑर्डिनेट्स जो है,
अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लॉट कर सकते हैं, उसकी पावर को भी प्लॉट कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने जनरल जो है रेडिएशन प्रॉपर्टी ऑफ एंटीना को कहा हुआ है। तो ये बेसिकली जो है आपके पास इस तरह फिर रेडिएशन पैटर्न आ जाता है। तो आज के लिए ये इनफ है जो है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम क्या करेंगे जो है, जो चीज़ हमने आज के लेक्चर में मैंने जो मैथमेटिकल डिटेल जो है स्किप किया जो है, ये 3 स्टेप जो है, ये आपने जैसे अगर करंट K1 हो आपके पास, तो ए फाइंड कैसे फाइंड करना है, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। और वंस मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल आपको पता लग जाए, तो एच कैसे फाइंड करना है यूजिंग दिस एक्सप्रेशन जो है। और वंस एच फाइंड हो जाए जो है, तो फिर मैक्सवेल इक्वेशन की मदद से आपने ई कैसे फाइंड करना है। ये हम तीनों स्टेप करेंगे जो है, और हमारा एंड रिजल्ट ये होगा कि हम जो है ये तीनों एक्सप्रेशन जो है डिराइव करेंगे। और वंस ड्राइव कर लेंगे जो है, तो अब इसलिए आगे जो है चीज़ें हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस कर ली हैं जो है, नेक्स्ट टाइम रिपीट भी कर लेंगे जो है। लेकिन ये डेरिवेशन आज जो है जानबूझ के मैंने स्किप किया जो है, ताकि आप फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे फोकस कर सकें। और डेरिवेशन फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसकी भी डेरिवेशन कर लेंगे, और फिर इसी को यूज करके जो है, क्योंकि ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है जो है आपके पास जो जब हम इसके रेडिएशन पैटर्न हमें पता होता है जो है इन्फिनिटेसिमल डायपोल का जो है, या हार्ट्स डायपोल या शार्ट डायपोल भी कह रहे हैं जो, तो हम आपके पास हाफ वेव डायपोल है जिसकी लेंथ लैम्डा/2 होती है। उसका जब रेडिएशन पैटर्न निकालेंगे जो है, तो हम उसको ट्रीट करेंगे एज ए सुपरपोजिशन ऑफ मैनी जो है दीज हार्ट्स डायपोल। तो आज के लिए फिर इनफ है मेरे ख्याल में जो है। तो